वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। फिर से हाजिर हूँ एक बार आपके साथ मीनू शर्मा लेकर आई हूँ आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं मनी टाइम। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद भारत में भी आरबीआई ब्याज दर घटाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पहले ही साफ कर चुके हैं कि ब्याज दर में कटौती का फैसला मंथली आंकड़ों पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन आंकड़ों के आधार पर लिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती के लिए अभी जल्दबाजी नहीं की जाएगी बल्कि और ज्यादा सतर्क रहना होगा। दरअसल ब्याज दरों में कटौती के रास्ते की सबसे बड़ी दुश्मन खाद्य महंगाई दर है, जो जुलाई में 5.42% से बढ़कर अगस्त में 5.66% हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह सब्जियों का दाम बढ़ना है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन CS शेट्टी का कहना है कि आरबीआई के इस साल ब्याज दरों में कोई कटौती करने की संभावना नहीं है क्योंकि खाद्य महंगाई अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। शेट्टी का कहना है कि ब्याज दर में कटौती के लिए शायद और इंतजार करना होगा। पहली कटौती जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में हो सकती है क्योंकि तब तक खाद्य महंगाई के मामले में कोई अच्छा सुधार होने की संभावना है। सहारा समूह के निवेशकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने निवेशकों के लिए रिफंड की सीमा बढ़ा दी है। अभी ये सीमा 10,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपये कर दिया गया है। इससे छोटे निवेशकों को फायदा मिलेगा। सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के 4.2 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं के लिए 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। रिफंड राशि की सीमा अब बढ़ने से अगले 10 दिन में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है। आर्थिक मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16% बढ़कर 9,95,766 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सीबीडीटी के मुताबिक पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में मजबूत वृद्धि के कारण डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। अब तक पर्सनल और कॉर्पोरेट्स ने 4.36 लाख करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया है, जो पिछले साल की तुलना में 23% ज्यादा है। शेयर बाजार की मजबूत गतिविधियों के कारण सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से होने वाली कमाई भी लगभग 2 गुना हो गई है। चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक STT से 26,154 करोड़ रुपए की आय हुई है। एक साल पहले ये आंकड़ा 13,352 करोड़ रुपए था। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 22 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 11.87 लाख करोड़ रुपए पर्सनल इनकम टैक्स से मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने वाली योजना NPS वात्सल्य की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। इस योजना में माता पिता को पेंशन खाते में निवेश कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने की सुविधा मिलेगी। माता पिता ऑनलाइन या बैंक या फिर डाकघर जाकर NPS वात्सल्य योजना का हिस्सा बन सकते हैं। NPS वात्सल्य अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये होगा। इसके बाद अंशधारकों को सालाना 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। NPS वात्सल्य योजना में 18 साल से कम आयु के बच्चों का खाता खोला जा सकता है। उनके 18 साल की आयु पूरी होने के बाद ये खाता अपने आप नियमित NPS खाते में बदल जाएगा। NPS वात्सल्य योजना के तहत खोले गए खाते में पेंशन 60 साल की आयु होने पर आएगी। मारुति सुजुकी इंडिया जनवरी 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। एक मिड साइज SUV होगी जिसका नाम EVX हो सकता है। कंपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने से पहले मारुति ने टाटा और महिंद्रा वाली गलती से बचने के लिए एक नया प्लान बनाया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने से पहले देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। देश भर में EV चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कंपनी 2300 शहरों में अपने 5100 से ज्यादा सर्विस सेंटर के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और एनर्जी कंपनियों से भी बातचीत कर रही है। मारुति का मानना है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने में अभी सबसे बड़ी बाधा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस वजह से अब तक टाटा और महिंद्रा की EV कारों की बिक्री को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है जिसकी उम्मीद की गई थी। मारुति ने चार्जिंग पॉइंट के लिए डीलर वर्कशॉप का सर्वे शुरू किया है। कंपनी की योजना अपने सभी सर्विस सेंटर पर एक डेडिकेटेड बे और 2 चार्ज पॉइंट स्थापित करने की है।
भारी बारिश से कुछ फसलों को हुए नुकसान के बावजूद देश में खरीफ चावल का उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहने की उम्मीद है। अच्छी बारिश होने से चावल की बुआई बहुत अच्छी हुई है। सरकार ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ इलाकों में भारी बारिश से नुकसान हुआ है, लेकिन इससे उत्पादन में कमी नहीं आएगी। कुल मिलाकर चावल का उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहेगा। नवंबर के आसपास काटी जाने वाली खरीफ धान की कुल चावल उत्पादन में करीब 70% की हिस्सेदारी है। सरकार के तीसरे अनुमान के मुताबिक 2023-24 फसल वर्ष में खरीफ चावल का उत्पादन 11.43 करोड़ टन रहा। पिछले सप्ताह तक कुल चावल का रकबा 16.4 लाख हेक्टेयर बढ़कर 4.1 करोड़ हेक्टेयर हो गया। चावल उत्पादन बढ़ने से सरकार इसके निर्यात पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने पर विचार कर सकती है। नकदी संकट को कम करने, कर्ज का बोझ घटाने और सब्सक्राइबर्स को अपने साथ बनाए रखने के लिए नए निवेश की योजना बना रही वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत उन टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर की गणना में सुधार करने की मांग की गई थी। क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अंतिम पड़ाव होती है, उसके बाद अदालत में गुहार लगाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता है। इसका मतलब है कि वोडाफोन आइडिया को अब 70,320 करोड़ रुपए के एजीआर का भुगतान सरकार को करना ही होगा। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज करीब 19% की गिरावट आई। कारोबार के अंत में कंपनी का शेयर 10.38 रुपए पर बंद हुआ, जो कारोबार की शुरुआत में 13 रुपए के स्तर पर था। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद वोडाफोन आइडिया को अपना कारोबार बचाने के लिए अब और ज्यादा संघर्ष करना होगा। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ये एक पैसिवली मैनेज फंड है जिसका उद्देश्य निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करना है। NFO 20 सितंबर को खुलेगा और 4 अक्टूबर को बंद होगा। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेहतर हो सकती है जो यूनिफाइड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मिड और लार्ज साइज दोनों कंपनियों की लॉन्ग टर्म में विकास संभावनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। ये स्कीम निवेशकों को सिंगल प्रोडक्ट में लार्ज और मिड कैप दोनों तरह के शेयरों में निवेश कर संपत्ति निर्माण का अवसर प्रदान करती है। ये स्कीम उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो भारत के डायनामिक इक्विटी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए एक विविध और कुशल तरीका खोज रहे हैं। वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। S&P ग्लोबल ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% की वृद्धि दर हासिल करने के लिए भारत को कारोबारी लेन देन और लॉजिस्टिक्स में सुधार, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पूंजी पर निर्भरता कम करने के लिए सुधारों की जरूरत होगी। अब ट्रेन में आपको अपनी सीट पर गर्मा गर्म लजीज खाना मिलेगा। रेल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए IRCTC ने जोमैटो के साथ हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत जोमैटो अब सीधे ट्रेन में यात्रियों की सीट पर भोजन पहुंचाएगा। IRCTC के सहयोग से जोमैटो की तरफ से शुरू की गई इस नई सर्विस से रेल यात्रियों को उनकी पसंद का खाना सीधे उनकी सीट पर मिलेगा। इस सेवा को कई शहरों में शुरू किया गया है। 88 शहरों में जोमैटो ये फूड डिलीवरी सर्विस यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान भोजन के कई विकल्प प्रदान करती है। जोमैटो ने इसे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। कोई भी व्यक्ति ट्रेन में बैठकर ऑर्डर कर सकता है और इसे निर्धारित स्टेशन पर अपनी सीट पर डिलीवरी हासिल कर सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट अगले 5 साल में घटकर सिंगल डिजिट में आ जाएगी। देश में कई राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। इससे भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में मदद मिलेगी। आर्थिक शोध संस्थान टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट वित्त वर्ष 2021-22 में GDP के 7.8% से 8.9% के बीच थी। नितिन गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को विश्व में नंबर 1 बनाना है। भारत पिछले साल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। अब केवल अमेरिका और चीन इससे आगे हैं।
साल 2024 का सबसे बड़ा आईपीओ अभी आना बाकी है। पावर सेक्टर में काम करने वाली सरकारी कंपनी एनटीपीसी की सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी केवल नए शेयर जारी करेगी और मौजूदा शेयरधारक कोई हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इस ऑफर का एक हिस्सा कंपनी के कर्मचारियों के लिए रिजर्व होगा और उन्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। इश्यू का 75% हिस्सा क्यूआईबी के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व होगा। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।